सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए। मैं रामोजी भांगरे आगे बात करी या यार राय ठाकुर के बारे में बाद में बोलूंगा। पहले मैं ये जो बता रहा हूं, ये ऑथराइज बात कर रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आपका समाज मारा गया है। सह्याद्री के इगतपुरी से लेकर तो जहां तक के आप अहमदनगर से ले जाकर आप जहां तक के हमारे रामोजी भांगरे की जन्मभूमि है वहां तक के अगर आप देखोगे, ये तो उसकी शहीद भूमि भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने प्लानिंग किए थे, जो आप लोग आगे जी जिसको बोलते हैं, यहाँ रामोजी भांगरे, केवल रामोजी भांगरे नहीं, राय ठाकुर के भी लोग, हर कम्युनिटी का हर आदिवासी आदमी, चाहे वो कातकरी हो, ठाकर हो, महादेवपुरी हो, ये आंदोलन एक साथ चलाए। कभी यहाँ पर भेदभाव नहीं हुआ। कुछ ऐसे लोग समाज में पैदा हो गए जिनको छोटे छोटे पद के लिए जाति का सहारा लेना पड़ रहा है। 2,22,000 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों के पास इगतपुरी तालुका में थी 1980 के पहले। मैं बाकी जमीन की बात नहीं कर रहा हूं। 2 लाख के ऊपर जो जमीन थी, 22,000 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों के पास में इगतपुरी तालुका में थी, आज 62,400 है। आदमी मर गया, कोई धर्मांतर कर लिया होगा, कोई क्षेत्र छोड़ दिया होगा, जमीन गई क्या कहीं? वो जमीन कहां पर है? 1980 से केवल अभी 62,000 जमीन बची है, हेक्टेयर जमीन तुम्हारे पास में बची है, आदिवासियों की मालकियत की जमीन। यहां पे कारखाने आदिवासियों की जमीन पर है, यहां पे धन आदिवासियों की जमीन पर है, यहां पे बड़े बड़े प्रकल्प आदिवासियों की जमीन पर है। जमीन आदिवासी की, कारखाना आदिवासी का, आदमी आदिवासी वहां पर पूरा कर्मचारी नहीं है। पैसा का कानून है, 5वीं अनुसूची का कानून है कि वहां पर 80% रोजगार वहां के नेटिव आदिवासियों को देना चाहिए, वहां के मूल आदिवासियों को देना चाहिए। अगर इस कानून को देखें तो इस कानून के हिसाब से इगतपुरी की हर फैक्ट्री में 80% आदिवासी कर्मचारी होना चाहिए। ताली बजाने वाली बात, ये शर्मनाक बात है। हमारे गांडू नेता कुछ नहीं कर पाए इस पर। 80%, ये पैसा का कायदा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कानून है। लेबर एक्ट बोलता है, इंडस्ट्रियल एक्ट बोलता है कि आदिवासियों की परमिशन के बगैर यहां ना कंपनी लग सकती है, ना यहां पर रिसोर्ट बन सकता है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र की जमीन नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है, राज्यपाल को भी इसके अधिकार नहीं है। अब हम राज्यपाल को पार्टी बनाएंगे, राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आप आदिवासी क्षेत्र के गलत जजमेंट्स कैसे निकालते हो, आदिवासी क्षेत्र में गलत डायरेक्शन कैसे दे सकते हो। राज्यपाल को भी पावर नहीं है, राज्यपाल केवल स्वरक्षक है। जो चौकीदार है वो मालिक कैसे हो सकता है? राज्यपाल मालिक ना होते हुए भी गलत तरीके के यहां पर इन्होंने आदेश निकाले और हमारे नेता सब चुपचाप थे। संविधान पढ़ो, मैं बोल रहा हूं, राज्यपाल को बोल रहा हूं, मुझे अंदर करो,
मुझे अरेस्ट करो कि गलत बात बोल रहा है। सिर्फ 60,000 हेक्टेयर जमीन तुम्हारे पास में बची है। अरे अपनी औकात केवल जमीन की वजह से है। मार मार के आदिवासियों से जमीन छीनी जा रही है, पिलाकर, डराकर, धमकाकर। आपसे जमीन छीनी जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े उद्योगपति लोग केवल आदिवासियों की जमीन पर इंटरेस्ट ले रहे, क्योंकि आदिवासियों की जमीन की कीमत कम है। इसी पेशा के क्षेत्र में गैर आदिवासी की जमीन की कीमत 1 करोड़, तो आदिवासियों की जमीन की कीमत 10 लाख। ऐसा क्यों? ये 5वें नीति का क्षेत्र है। इट्स एरिया ऑफ फिक्स्ड। सर, आदिवासियों की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ और नॉन आदिवासी की जमीन 1 करोड़ रुपए एकड़। कानून बोलता है कि फिफ्थ शेड्यूल की जमीन जो है आदिवासियों की, वो नॉन ट्रांसफरेबल है, अपरिवर्तनशील भूमि। अगर वो जमीन अपरिवर्तनशील है तो यहां पर इतने बड़े बड़े रिसोर्ट और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री कैसे बने? स्टेट को भी पावर नहीं है, राज्य सरकार को भी अधिकार नहीं है अपरिवर्तनशील जमीन को ये करने का। 1980 में पहला आदिवासी लैंड रिस्टोरेशन एक्ट बना, जिसको बोलते हैं आदिवासियों की जमीन उनको मिलनी चाहिए। वो कानून की धज्जियां उड़ गई। मैं 2009 से तो 2024 तक की बात करता हूं। एक शासनकाल बीजेपी का भी था और दूसरा शासनकाल कांग्रेस का भी। बाला साहब थोराट थे महसूल मंत्री, उसके पहले और कोई मंत्री होगा महसूल मंत्री। मैं उनसे पूछता हूं, आदिवासियों की जमीन क्या यहाँ के आमदार या कोई रेवेन्यू मिनिस्टर के ऑर्डर से ट्रांसफर हो जाती है क्या? लेकिन इस क्षेत्र में हुआ है, ऐसे एविडेंस है खुलेआम। यहाँ पर केवल एक परिपत्र लेकर यहाँ के कलेक्टर, तहसीलदार ने उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। उसकी प्रोसीजर होती है कि आदिवासियों को आप भूमिहीन नहीं कर सकते। अब संबंधित विभागों की एनओसी लगती है, इसको स्टेट परमिशन बोलते हैं। उसके बगैर खुलेआम नंगा नाच इस क्षेत्र में हुआ, जिसकी आवाज बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से उठाई गई। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपका कौन सा नेता आपकी लड़ाई के लिए सामने आया? ये मेरा पूरा सवाल है। अरे दादा, सतीश दादा, आप मत बोलो इसके बारे में, यहां पर तो लैंड माफिया है। अरे मरने की किसको चिंता है? किसको चिंता है? जिसकी जीने की व्यवस्था नहीं है वो मरने की चिंता क्यों कर रहा है? विधानसभा में यह प्रश्न गया था कि आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है। छगन भुजबल जी ने उठाए थे जब वो पवार साहब के साथ में थे। कौन किधर है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये प्रश्न उठाए थे, सरकार ने क्या करी? केवल बुलाई वो आदिवासियों को, बेचारे ठाकर आदिवासियों को, वाल्मीकि आदिवासियों को, महादेवपुरी आदिवासियों को, उनको बोले कि अभी कार्रवाई करत आओ। 100 बार भी इलेक्शन से आप लोग इसका हल निकालो, कभी नहीं। मोबाइल से माइक के ठेवला पूरा। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सतीश दादा बोल क्या रहा है। आपका समाज जिंदा है, इसकी सबूत देना पड़ेगा आपको। आप मर गए हो, अब आपके आंखों के सामने, अरे आपकी मां से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जमीन। आदिवासी उसको आई बोलता है, आई यानी मां नहीं होता, मां से बड़ी होता है। शब्द आई का मतलब बहुत बड़ा शब्द है हमारे यहाँ। हम लोगों के जीवन का सबसे मुख्य आधार है जमीन। आज
5वें अनुसूची के क्षेत्र में कानून बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ के बड़ी बड़ी फैक्ट्री से JSW है, यहाँ महक रहा है, क्यों चुपचाप है? कोई नेता कोई पार्टी इस पर बात क्यों नहीं कर रही है? पहले इस पर चर्चा हो जाए। इसलिए चुपचाप है क्योंकि सब लोग केवल आदिवासियों का तमाशा देख रहे हैं। सबको मालूम है आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आपको इस जमीन को लूटना है, आदिवासियों को खत्म करना है। जब ऐसी परिस्थिति दिखती है कि जब आदिवासियों की जमीनें खुलेआम लूटी जाती है और कोई पार्टी नहीं बोलती है, उस पर सब खामोश बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई तो पूरे लोगों के साथ है, पूरे सिस्टम से है। कौन सी पार्टी से टिकट चाहते हैं आप सब? कौन सी पार्टी से टिकट चाहते हैं? आपको नहीं देंगे, नहीं मिलेंगे, आपका कोई वाली नहीं है। और कौन टिकट चाहता है? आपको भी नहीं देंगे, आपका भी कोई वाली नहीं है, आपका समाज का वाली से। कोई कांग्रेस वाले आपको पूछेंगे नहीं, आपको पवार साहब भी नहीं देंगे, क्योंकि पवार साहब पूछेंगे तुम्हारा समाज कहां है, क्यों देंगे तुमको टिकट? मुट्ठी भर लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपको टिकट दूंगा, उनको पहले दे देंगे सब। अपना समाज खामोश है। दादा ने बहुत अच्छी बात बोले आपने कि भाई हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस देश में आदिवासियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में मुसलमानों का भी डेवलपमेंट हो, उनके पास आरक्षण नहीं है, कपड़े कचरे उठाने का भी काम करता है मुसलमान, लेकिन उसके पास सिस्टम है, उसका एक सोशल सिस्टम। आपके समाज का जिस समाज की कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है, जिस समाज का कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, वो कैसे प्रोग्रेस करेगा? इस देश में वही समाज जिंदा है जिस समाज के पास सामाजिक कार्यक्रम है, जिस समाज के पास सामाजिक विजन है। अपने समाज के पास इसलिए अपना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। गाड़ी खरीद लेने से, फॉर्च्यूनर में घूमने से, महंगे कपड़े पहनने को प्रोग्रेस नहीं बोलते। आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो भी आप इस सिस्टम में अभी आपकी औकात कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है। चलो मैं आपसे एक चैलेंज करता हूं, सब लोग बैठे हैं, सब अपने परिवार के लोग हैं, सभी सामाजिक लोग हैं। 95 ग्राम पंचायत है यहाँ पर, 90 ग्राम पंचायत, उसमें से 65 ग्राम पंचायत जो है वो पैसा में आती है। इसका मतलब यह है कि वो 90% से ज्यादा यानी 100% आदिवासी है। क्या जरूरत है किसी पार्टी वार्टी की? आरक्षण तो आदिवासी का है, पार्टी की यूज करेंगे। तुम तय कर लो ना, और ये तय कर लो समाज के सामने, एक बात को तय कर लो, समाज बड़ा कि पार्टी? जब अगर सबको मालूम है तो पार्टी कहां से आ रही है बीच में? ये बीजेपी चाहो, वे कांग्रेस चाहो, वे राष्ट्रवादी कांग्रेस चाहो, हम पार्टियों को क्यों बड़ा कर रहे हैं? हम समाज को बड़ा करने की पहले पहल कर रहे हैं, पार्टी ऑटोमेटिक पीछे आएगी। एक जगह समाज होना, ये आरक्षण नहीं करके हम लड़ रहे हैं। इधर आरक्षित सीट पे चलो लड़ो, अपनी औकात समझ में आ जाएगी, अपने को कौन महत्व देता है। ये प्रोग्राम काशीनाथ को मैंने बोला कि भाई दादा अपने लोग भी सब सोच रहे, हम भी इलेक्शन के बारे में सोच रहे। मैंने बोला सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को एक जगह बुलाओ। साथियों, मेरा बहुत अच्छे संबंध है, मेरे को कम से कम 100 फोन आए इसमें नाम दादा आप शरद पवार से बात कर लो, कुछ फोन आए आप राहुल गांधी से बात करो, कुछ फोन आए आप संजय राउत, उद्धव ठाकरे से बात करो। मैं क्यों बात कर रहा हूं? मेरे समाज से
कौन बात करता है ये महत्व की बात है, मेघ से कौन बात करता है ये महत्व की बात है। हमारा सामाजिक वैल्यू, मिशन में व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। जब मैं आज तो बात नहीं, तुम लोग क्या करोगे, समाज का वैल्यू क्या है ये महत्व की बात है। आपसे इस समाज से किसी ने डिस्कस किया, पूछा साहब अपने से, किसी ने अपने समाज को कोई पूछ रहा है? जब तुमको कोई पूछ ही नहीं रहा है इसका मतलब साफ है अपने समाज की कोई औकात नहीं है। मी या पार्टीचं, मी त्या पार्टीच्या, अरे कोणत्याही पार्टीचं आहे भावा तू, आपली कंडिशन एकच आहे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वी हैव नो वैल्यूज इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। इस पॉलिटिकल सिस्टम में आदिवासियों का वैल्यू जीरो है। सबको मालूम है ये आदिवासी दौड़ ले रहा है। समाज से कौन बात करता है? व्यक्ति से बात कर लेते। तेरे पास 5 गांव है, तेरे पास 20 गांव है, इतने ले ले, उधर ले ले, ये वाला काम कर ले। ये जो काम है बंदर बांट कर देते हैं, जहां पर आमदार बन जाता है। किसी को भी आमदार बना सकते हो। क्षेत्र आदिवासी का है और आपका भविष्य निर्णय लेता है गैर आदिवासी, जिसका तुम्हारे दूर से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग बैठ के तुमको लूटने की तैयारी करते हैं और वो तय करते हैं आमदार कौन बनेगा। अब इगतपुरी का आमदार अगर दूसरे तय कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? मिशन काय के लिए चला रहे हैं? बंद कर दो इसको, फिर पार्टी चलाओ, शॉर्टकट है वो। मैं कार्यकर्ता नेता भी बैठे, आप उन्हें नहीं मानना, मैं सिर्फ बिरसा ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूं, बंद कर दो मिशन, मत चलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पवार साहब का हम रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोशली हमारे लिए एक अलग टाइप का अनुभव है और वो पैकेज हम चाहते, वो पैक हम चाहते हैं। अगर वो चीज निर्माण नहीं होती है तो वहां पर भी हमको स्टॉप हुआ पड़ेगा, क्योंकि समाज बड़ा है, समाज का भविष्य देखना है, हमको सबका उपयोग करना है, सबकी मदद देना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं। 2,22,000 हेक्टेयर जमीन का मैंने जिक्र किया था, आदिवासियों की जमीन की। रेवेन्यू में रिकॉर्ड देख लो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं। अभी बची कितनी? 60,000 हेक्टेयर जमीन बची आदिवासियों के पास में इस क्षेत्र में। अब मैं कौन सा आदमी है जिसमें ये ताकत है कि जो 1.5 लाख हेक्टेयर तुम्हारी जमीन गई तुमको वापस ला के देगा, मैं उसको नेता बनाने के लिए तैयार। अबे जो दिया था संविधान ने वो भी नहीं बचा पाया, अपनी खुद की जमीन की भी चौकीदारी नहीं कर पा रहे हम। सैनिक कैसे बने? जो चौकीदार नहीं बन सकता है वो सैनिक कैसे बन सकता है? वो डर बैठा हुआ है हमारे लोगों के दिमाग में कि मेरे को मार देंगे, मेरे को उड़ा देंगे, अपना कोई नहीं है भाऊ। अबे ठीक है, अपना कोई नहीं है, अपना समाज तो है। कब तक ये चलते रहेगा? अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी, इतने ही लोग, काफी लोग हैं, बहुत लोग हैं, आप किसी नेता को पार्टी की टिकट मांगने मत जाओ। एक मुहिम छेड़ो, पूरा आदिवासी समाज से जनसंपर्क करो, विश्वास दिलाओ कि समाज जिंदा है। अबे नेता वेता बहुत चिल्लत थी, एक बार समाज जिंदा हो जाएगा तो नेता को बैठ बोलेंगे तो सो जाएगा, क्योंकि दबाव और समाज का वो लेवल होना चाहिए। इस समाज को केवल समाज ही बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब राघोजी भांगरे, राया ठाकर, बिरसा मुंडा, ठंडा भील, बाबूराव शर्मा के लड़ रहे थे, तब कोई संविधान था क्या? बिगड़ संविधान के तुम्हारे हिस्से में जमीन आई, मजबूर हो गए अंग्रेज वो कानून बना देंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि जमीन दान हो, माझ्याकडे 1 एकर जमीन आहे,
अब तीसरे पीढ़ी में जाके तेरा रिकॉर्ड निकाले, तेरे को जमीन किसने दिया? तेरे को जमीन देने वाले भगवान का नाम बाबूजी भाग रहे हैं। उनसे भगवान ने जमीन दिया। मैं जब पूछता हूं तो चुपचाप रहता है, वो महादेव की तरफ देखता है, राम की तरफ देखता है, कृष्ण की तरफ देखता है। कौन देवानी तुला जमीन मिली? संविधान में अधिकार मिले ये अलग टाइप है, लेकिन आदिवासियों के हिस्से में मालकियत आई जमीन की। जब पूरी जमीन पेशवाइयों ने तुमसे छीन ली थी और अंग्रेजों के रिकॉर्ड में उसको दर्ज करवा दिया गया था, अपने राजाओं ने भी धोखा दिया है। सरदार भी गद्दार था अपना। आदिवासियों की मालकियत की जमीनों को इन्होंने सरेंडर किए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से रॉयल्टी ली, लूटे। वो जमीन में आदिवासी पूरे बेघर हो गए, बेचारे भूमिहीन हो गए। जो भूमि कायदा बना है, जिसको हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाए, वन भूमि अधिकार, ये दावोजी बाबुराव की लड़ाई है, बिरसा मुंडा की लड़ाई है, टंडा बिल की लड़ाई है, बाबूराव शर्मा की लड़ाई है। ये इनको कल्पना है कि भाई आदिवासियों को कुछ दे देना चाहिए। अबे देश की 90-80% जमीन आदिवासी की थी। मैं नहीं बोल रहा हूं, 1822 का रिकॉर्ड है। किसी देश में ऐसा सुने? इस देश में 28 या 29 राज्य है। उन 32 राज्यों में से 15 राज्य आदिवासियों के हैं। किसी वर्ल्ड के कौन सा देश है ऐसा जहां पर ऐसा है? दादा 15 राज्य अपने, उधर 7 राज्य, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, और इधर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। फिर भी तुमको बोलते हैं तुम तो 7% है। अबे 7% आदिवासियों की 62% जमीन कैसे? उनके 14 राज्य कैसे हैं? ये देश आदिवासियों का था, है और उस लड़ाई के लिए इस मिशन का जन्म हुआ है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे, 25 आदिवासी लोग लड़ेंगे, तुम्हारे भाई रहेंगे, उसमें से कोई एक जीत के आएगा, और जीतेगा वही जिसको वो लोग चाहेंगे, तुम नहीं चाहोगे। तुम्हारे मर्जी से तुम अपना प्रतिनिधित्व चुनने की ताकत तुम्हारे में आज नहीं है। तुमको टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन इस मंच से आज मैं ये बात बोलना चाहता हूं, अगर आदिवासी समाज की बात सुने बगैर कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट देगी, उनकी बाकी सीटें भी गिरेगी। अगर इस समाज का रिस्पेक्ट नहीं होगा, इस समाज की जनभावना और इस समाज की अंतरात्मा को टटोले बगैर, इस समाज की मानसिकता, इसकी मान्यता को जाने बगैर, संगठन को विश्वास में लिए बगैर कोई भी पार्टी अगर ये बात करेगी इस विधानसभा में, तो हमको कोई सत्तावत्ता नहीं होना है। अगर आप हमसे हमारी हक की सीटें छीनेंगे, अगर आप हमको खाने नहीं देंगे, तो हम आपके खाने में मट्टी डाल सकते हैं, छीन तो नहीं सकते, लेकिन आपको खाने भी नहीं देंगे। इतनी ताकत पैदा करो हर जगह, हर क्षेत्र में। पूरे महाराष्ट्र में एक ही बात चल रही है, दलित किधर है, ओबीसी किधर है, मराठा किधर है, कोई ये बात ही नहीं कर रहा आदिवासी किधर है। उनको लगता है आदिवासी का तो कोई जनसंख्या ही नहीं है। साथियों 25 सीट आरक्षित है आदिवासियों के लिए, और महाराष्ट्र में 32 सीट ऐसे है विधानसभा की जहां पर आदिवासी तय करेगा कि कौन जीतेगा। 32 और 25 कितने हो गए? 54। यानी आदिवासी समाज ने जब तय कर लिया तो 54 विधानसभा सीट पर वो अपना प्रभाव रखता है। जो 54 विधानसभा सीट का मालिक है उसको बोलते हैं कि आदिवासी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। 54 विधानसभा सीट आदिवासियों की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकती, ये वास्तविकता है। इस पर मिशन ने काम किया है।
मुझे राज्य के माननीय और अनुभवी नेताओं ने बोला, अरे आप अपनी रिपोर्ट दो, मैं तो दूंगा, लेकिन कम से कम मेरे समाज को मालूम हो कि अपनी कितनी सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव है। पूरे महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित कर सकता है तो केवल आदिवासी समाज। अगर मुस्लिम भाई ने चाहा, दलित भाई ने चाहा, ओबीसी भाई ने चाहा, मराठा भाई ने चाहा कि आदिवासियों को साथ में रखकर आदिवासियों को प्रतिनिधित्व बने, तो आपके 25 नहीं कम से कम 35 आमदार रह सकते हैं। जहां पे आदिवासियों की जनसंख्या साहब 40% से ज्यादा है, ऐसे क्षेत्र भी है, वर्धाकार भी है, यवतमाल कवनी है, जुन्नर है। ऐसे मैंने 20 सीटों का नाम बताया हूं जहां पर हमारी जनसंख्या इस प्रकार है कि हमारी दखल ली जा सकती है। देखना यह है कि हमारे बारे में सोच रहा कौन है। जो आरक्षित है वहां तो दे नहीं, गैर आरक्षित सीट पर हमारा क्या, उस तरफ भी अपना ध्यान दे दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मिशन ने एक बात तय किया है कि जितने 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है जहां पर पेशा कानून लागू होता है वहां पर समाज जोड़ो, आदिवासियों के सामाजिक अधिकारों को बचाने का और समाज जोड़ो अभियान चलाएंगे। मिशन का कोई कैडर इलेक्शन के पहले 15-20 दिन पहले, आचार संहिता के पहले, कोई भी कैडर मिशन का कहीं पर भी अपना समय खराब नहीं करेगा। जितने लड़के हैं जो गर्व से ये टोपी पहनते हैं, आज इगतपुरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि सब इंटरेस्टेड लड़के हैं, सब बहुत अच्छे लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरे लोग गांव में अपनी सामाजिक पंचायत का अभियान शुरू करो। महिलाएं जितनी हैं, जितने महिला कार्यकर्ता है, पूरे गांव में जाके अपना सामाजिक महापंचायतों का गठन करो। समाज से पूछो, उस गरीब आदमी से पूछो, तू डर मत, तू पार्टी के बारे में मत सोच, समाज तेरे पीछे, उसका विश्वास करो। विधानसभा में आदिवासियों के 62% वोट है, उससे ज्यादा है, कम नहीं है। ऐसा बताया जा रहा, अरे 40% से ज्यादा आदिवासी है। जिस जगह पर 90 ग्राम पंचायत है उसमें 65 आदिवासियों की पेशा की ग्राम पंचायत है, वहां आदिवासी 40,000 कैसे हो सकते, 40% कैसे हो सकते? आपको डराते हैं, आपका दिमाग डराते, आदिवासियों को बताते तुम्हारा कुछ नहीं है, बाकी लोग तय करेंगे। तो ठीक है, बाकी लोग तय कर लो, इस बार हम तय करेंगे। जहां पे पार्टी बेस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए, यहाँ सामाजिक डिसीजन होना। अगर सामाजिक डिसीजन होगा आपको कोई नहीं हरा सकेगा। जब राजनीतिक डिसीजन होता है आप कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके बदले का निर्णय कोई दूसरा ले लेता है। अरे बहुसंख्या आपकी है, आपको कुछ नहीं करना है, सामाजिक डिसीजन ले लेना है। फिर जिस पार्टी को समझता है, जिस नेता को समझता है कि नहीं समाज का वैल्यू है, वो तुम्हारा सम्मान में बैठ के तुमसे बात करेगा, तुमसे अनुमति लेगा, तुम्हारे साथ सामाजिक गठबंधन करके वो बात करेगा। राजनीतिक गठबंधन की तरफ नहीं जाना है हमको सामाजिक गठबंधन की तरफ जाना है। साथियों, इसके लिए राजनीति नहीं, रणनीति की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इलेक्शन के बाद में भी कोई भी आमदार आएगा, फिर से तुम्हारी जमीनों को लूटेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? अरे मैं यहाँ के जमीनों की केसेस को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, छोड़ो, मैं अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी नहीं ले जा पाया। एक बार जमीन तुम्हारी हल गई तो तुम्हारे 50 साल के पहले के रिकॉर्ड भी नहीं मिलेंगे। एक जमीन का टुकड़ा जाने से तुमसे तुम्हारी पहचान, तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी प्राचीनता, तुम्हारे कास्ट सर्टिफिकेट, तुम्हारा जो दाना पानी है वो सब छिन जाता है। एक आदिवासियों की जमीन जाने का मतलब ये उस परिवार का सामाजिक और जो मानवीय अस्तित्व है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जमीन की वैल्यू आपके जीवन में क्या है समझो।
कोण बोलता है आता बोगस आदिवासी आरक्षण दिलं ते केलं ते तसं केलं. बे आरक्षण काय है वो बता. आरक्षण का मतलब तब है जब वैकेंसी है. सरकार बोलते की आदिवासीला आम्ही 12% आरक्षण करून दिलं. अरे वैकेंसीज नहीं है, आरक्षण का क्या करोगे. सब जगह तो ये लोगों ने ठेका पद्धति ला दी. पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट में आईएएस अधिकारी भी ठेके में लगाए दादा. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को ठेके में लगाया है. टीचर ठेके में है, वहां का सफाई कामगार ठेके में है, मेस ठेके में चल रही है, पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट ठेके में चल रहा है, अपना नेता भी ठेके में चल रहा है. ये सच्चाई है. तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं, तुम्हारा समाज भी ठेके में चल रहा है. तुम्हारे बच्चे भी ठेके का खाना खाते हैं. यानी सरकार ने तुम्हारी जवाबदारी लेने से इनकार कर दिया अपने आप. तुमको बताते हैं डीबीटी. अरे एक्चुअली डीबीटी के बारे में मालूम है क्या. 12 महीने का तुमको स्कॉलरशिप मिलना चाहिए 12 महीनों के लिए. डीबीटी तुमको 10 महीने की मिलती है, 2 महीने की गवर्नमेंट खा जाती है. इसलिए डीबीटी रख दी. यानी साल में तुमने 10 महीने ही पढ़ना चाहिए, 2 महीने पढ़ने की इजाजत सरकार तुमको नहीं देती है. मैं खुला चैलेंज देता हूं, जो डीबीटी का समर्थन करता है उससे डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि डीबीटी के आगे तुमने क्या घोटाला किया है. सेंट्रल में किसी नेता को बोलो बड़ा तेरे बच्चे को पढ़ा के देख और उसको सेंट्रल मेस का खाना खिला, तब देखो समझ में आएगा कि सेंट्रल मेस क्या है. टाटा को भेज दिया तूने हमारे बच्चों के पेट को. तुम्हारी भूख बेची जा रही है. जो आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भूख को बेचा जा रहा है ठेकेदारों के पास. ये सेंट्रल मेस है. यानी ठेकेदार तय करेगा तुम्हारे बच्चे ने क्या खाना चाहिए. कैसा लग रहा है सुनने में. कैसा लगता है. तेरा बच्चा क्या खाएगा बेटा. मजदूर का बच्चा क्या खाएगा, आदिवासी का बच्चा क्या खाएगा, आदिवासी लोगों का बच्चा क्या खाएगा, ये तय करने वाले अभी ठेकेदार हैं. सेंट्रल मेस किसको दिए. टाटा को दिए और किसी ठेकेदार को दिए. गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही जवाबदारी. आदिवासी बजट का 38% बजट दादा व्यवस्थापन के लिए खर्च होता है. आदिवासी के हिस्से में केवल 52% बजट आता है. आप 9% बजट की बात कर रहे हैं. कौन बोल रहा था. वो शरद पवार साहब ने 9% आदिवासियों को बजट किए. मानते हैं 9% में से कितना प्रतिशत आदिवासियों पे खर्च होता है. ये जितने तुम्हारी सड़कें बन रही आदिवासी बजट से बनती है. अभी लाडली बहना भी आदिवासी बजट का ही हिस्सा बनेगी. देख लेना कुछ दिनों में तुमको पता चलेगा कि आदिवासी बजट का पैसा ही यूज किए लाडली बहना को देने. सच्चे की झूठ है. आपके नेता ने किया फिर क्या करोगे आप. मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया कुछ. चलो छोड़ दो. जो आदिवासियों के वोट पर छूट के जाते हैं वो नेता चुपचाप क्यों है. अरे सड़क में तो सबकी गाड़ी चलती है. आदिवासी तो बेचारा बैलबंडी में उसको मारुति कार की भी आवाज बहुत बड़ी आवाज लगती है. क्षेत्र का विकास और आदिवासियों का विकास यानी मानव का विकास और क्षेत्र का विकास, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. आदिवासी क्षेत्र का विकास और आदिवासियों का विकास, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. डेवलपमेंट बेस्ड ऑन एरिया एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, ये अलग है. दोनों बातें बहुत अलग है. आदिवासी क्षेत्र का सड़क बहुत अच्छी बन गई, इसका मतलब आदिवासियों का विकास हो गया. जब तक कि उस क्षेत्र में रहने वाले गोर गरीब आदिवासी का विकास नहीं होगा तब तक के कुछ नहीं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में पूरा नहीं मांगा, सब मेरे घर में बैठे हैं, अपनी पंचायत है, सामाजिक पंचायत. जिन जिन लोगों ने अभी गाना गाए और डांस किए, वो जो बीच में बैठी थी वो आई को उठा.
कितनी वजह है तुझी? उसको खुद की उम्र भी नहीं मालूम, कम से कम 75 साल की होगी, है ना? 75 साल ज्यादा होगी। मेरा सवाल है, किस समाज की 75 साल की महिला नाचती है? अगर वो बेचारी नाच रहे थे, उनको इधर वो ताली बज रहा था और वो नाच, उनको लगा कि हमको और नाच। कौन से समाज की महिला नाचती है भाई 75 साल की उम्र में? तुम्हारी महिला, तुम्हारी माँ नाच रही है, उसको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे को भी करना क्या है। अरे इनके जमीन के टुकड़े छीन लिए तो भी नहीं मालूम उनको। हमें में ऐसा तो उस समाज का आप लोग भटके, जिस समाज की महिला 75 साल की महिलाएं नाच रही थी, वो भी बेचारे अपने आदिवासी डांस को कर रहे थे। नेता को बोलो बड़ा, तुम्हारी मिसेज को नचा के बता, तेरी बहन को नचा के बता, तेरी माँ को नचा के बता। ये हमारे लिए हमारे नेता से बड़े लोग हैं। जब वो रो रहे, नाच रहे थे, तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि मेरे सामने मेरी इतनी बड़ी उम्र की माँ नाच रही है और मैं बैठा हूं, मैं इतना बड़ा नेता बन गया। जब दादा बोल रहे थे आप, मेरे को बुरा लग रहा था कि यार हमारे पास सभी लोग आमदार बनने लायक है, सभी लोग आमदार बन सकते हैं, सबकी ताकत आमदार बनने लायक है, किसी को भी टिकट दे दो। अगर खोसकार बन सकता है आमदार, तो आदिवासी का मजदूर आदमी भी बन सकता है। खोसकर जैसा व्यक्ति हमारे समाज का बन सकता है, कोई भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? अब मैं एक सवाल पूछूं, हर आमदार से पूछो, तुमने आदिवासी के बारे में विधानसभा में कितने बार प्रश्न उठाए? कितने प्रश्न उठाए? जो टिकट मांग रहे, लड़ना चाहते हैं, उनसे पूछो कितने बार जेल यात्रा किए, कितने समाज में जाकर प्रशिक्षण शिविर लिए, कितने बच्चों को तैयार किए, कौन से आंदोलनों को हम लोगों ने खड़ा किए, कितने सामाजिक आंदोलन किए, क्या कर सकते हैं? अरे पार्टी टिकट देगी तो ही हम जीत सकते क्या? बस या जितने भी लोग बैठे, दादा सब लोग बैठे, आपको किसी को भी टिकट नहीं मिली, क्या करोगे बताओ? बस कैसे करेंगे? बाद में आया क्योंकि हमारा 15 रुपए एक साथ करता है, लेकिन अभी ज्यादा लोग हैं, इसलिए रहते हैं। आदिवासी की रहेगी, ये कोई काम आने लग जाता है। आपका समाज आपको सुन रहा है, समाज में सुनेगा तो किसी जगह कैसे सुना? वो पार्टी के लिए सुना, पार्टी के लिए नहीं, तो वो नीचे आने रुपए लेके जाना। बोलिए क्या संभव है? तुमको टिकट विकेट नहीं दिए, तुम्हारे लोगों को इन लोगों ने भाव नहीं दिए, क्या करोगे? पहला सवाल। उनकी मर्जी से देंगे, वो किसी आपकी मर्जी से देंगे, समाज की मर्जी से क्या हो रहा है? मैंने बताइए आप। आदिवासी समाज को ये पता नहीं है, मैं महिलाओं को बोलती हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा भारती के नाम है। अपने आदिवासी समाज को आपको आए क्या, किसके लिए आपण आलं कशासाठी हे अजून माहिती नाही आहे. आपला समाज काय आहे, आपलं अस्तित्व काय आहे हे जर माहिती नाही आहे, इथून सुरुवात आहे दादा. इथून जर सुरुवात जर आपण मोठा, आपला समाज मोठा आहे, सगळं मोठं आहे. केस भरतीसाठी 3 दिवस पूर्ण उपोषणला बसला, आमदार खासदार आहे, कारण का हा मरे माणसासारखा शांत राहिला आहे म्हणून हा समाज मागत आहे. त्याचं कारण पण आपणच होत आहे. आपण स्वतः ना दुसऱ्यांना हे द्यायचं, अधिकार द्यायचा. आपण स्वतः मनाला बांधले ना, आपण का खासदार होऊ शकत नाही, आमदार का होऊ शकत नाही? माझं ते म्हणायचंय. कारण प्रत्येक बाया काय म्हणतात, आता तिला करायचंय. आज आदिवासी समाजाचा आदिवासीमध्ये आपला आदिवासी परिषदेचा मेळावा आहे.
माणसं झाले. मराठा समाजाच्या पुढे कामाला जायचं, आपल्या त्याच्या बांधावर कामाला जायचं. या लोकांनी काम येणार नाही, पण आपले मुलं आदिवासी शिकताय. आजही खूप मोठ्या हॉस्टेलला शिक्षक बनलेले हे बनले, पण त्या सुद्धा आदिवासी समाजावर विकासाच्या नावाखाली आणि भरतीच्या नावाखाली आता ते सुद्धा शाळा बंद करायच्या मागे लागले. कारण आदिवासी लोक आता शिकून विचारायला सुरुवात करायला लागले. जंगलात खोडामध्ये तिकडे मेला पाहिजे त्याच्यासाठी सुद्धा सुरुवात केली पाहिजे. किंवा रायगडी भाकऱ्यांनी जायला बंदी केली होती, तशी तुम्ही स्वतः बंदी करा का आमच्या निर्णयाशिवाय एकही आमदार खासदार होणार नाही. विचारात घ्या तर तुमचं सगळं काम होईल. नाही तर तुम्ही किती मोठे हे करा आमदाराचे काय दादा मला इतका वाईट वाटतं. मोठ्या सिटीमध्ये उद्धव ठाकरेचा आमदार खासदार येतात, गाड्या तुला पाठवायच्या ते शुल्काला वसूलला दिंडोरीला क्रुझर गाड्यांमध्ये 500 रुपये टाकले तर आपला आदिवासी जाऊन तिथं बसतो. भरल्या गाड्या का चालल्या का सिटीतले माणसं का तिथं मिळले का? तिथल्या सिटीतले माणसं मिळले का? काय येते नाही. त्यांनी पुढची ओळखली आपली का आपण आदिवासी आहे. आदिवासी टाकलेलं गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे माझं कोणाला राग आला असेल तर कारण मी स्वतः आदिवासी मला सॉरी सर तुमचं भाषण मी थांबवलं, पण मला मी तळागाळात इसके मुझ में और क्या आइडिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई फासिलबाजी नहीं घूम रहे होगा. कोई दिमाग है क्या करना चाहिए? यस बोलिए. सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना मेरे को मराठी समजती. मी हे सांगतो, इथं सर्वजण आलेले बसलेले बोलताय, फक्त समस्या सांगताय, पण समस्येचं समाधान कसं भेटेल यावर कोणी डिस्कशन करत नाही. आणि समस्याचं समाधान हे कोणी करत नाही. मग ते समस्याचं समाधान शोधायचं असेल तर आपल्याला आपले जे पूर्वज आपले जे वाडवडील जे करत होते मागचा इतिहास बघावा लागेल. ज्यावेळेस आपण सिंधू संस्कृतीकडे जातो तिथून मागं जसजसे आपण आपल्या आदिवासींचे पूर्वज ज्यावेळेस आपण बघतो आपल्या गावात जे पण काही पोलीस प्रशासन येत नव्हतं, आपले जे वाडवडील पंजोबा खापर पंजोबा हे कोर्टात कधी जात नव्हते, पण आज आपण जातो का? कारण की आपल्याला आपले जे हक्क अधिकार आहे याबाबत जाणीव नाही, किंवा जे आपले वाडवडिलांचे जे त्याच्यामुळे समाधान असेल तर ते फक्त आपलं रूढीगत ग्रामसभा गावाने निर्णय घेतला. इसमें आप उस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं जहां पर ग्राम सभा का वोट न हो जाए. मैं कितने मिनटाचे हो गया? इगतपुरी के सब लोगों से पूछता हूँ, 5वें अनुसूची का क्षेत्र है, पेशा का क्षेत्र है, लेकिन कितनी ग्राम सभा है, कितनी पारंपरिक ग्राम सभा है यहाँ पर? एक भी नहीं दादा, एक भी नहीं है. कौन बोला एक भी नहीं? मी बोलते एक पण नाहीये. मैं भी बोलता हूँ. मी बोलते इगतपुरी तालुक्यात पारंपरिक ग्रामसभा एक पण गावात होत नाहीये. चोरीला पिवत आहे. फिर पैसा खाता कैसे लाखों?
कैसे लागू करेंगे पैसा? जब तक आपकी पारंपरिक ग्राम सभा नहीं रहेगी, आप पैसा लागू कर सकते हैं क्या? सर्जना होता है इधर है, दिखने के। हाँ, ग्राम सभा बन ही नहीं रहे अभी, सब ऊपर ही काम कर रहे, नीचे ग्राउंड लेवल कोई काम कर नहीं रहा है। अपने जनवरी में 40 ग्राम सभा बनाया प्रॉपर पारंपरिक ग्राम सभा। अब ये पैसा का ग्राम सभा वो जनरल लोग चला रहे, वो ग्राम सेवक ही कर रहा है, अपना बंदा कोई चला रहा है। और जो पंच पद्धत जो हम कैडर का इससे दिन से जो कैडरच्या माध्यमातून ज्या ग्राम सभा ते आम्ही केल्या, आम्ही पारंपरिक ग्राम सभेची लेटर छापली, काय जायचं तर पारंपरिक ग्राम सभा म्हणून जायचं, म्हणून आपण एवढी ताकद ठेवतो की एकही कोण गावात येऊन द्यायचं नाही, तो एखादा अधिकारी आपल्या परवानगी आल्याशिवाय येऊन द्यायचं नाही, ही ताकद आम्ही ठेवतो आणि बोलतो. कारण तिला 3-4 तालुक्यात पिंपरी असेल, पेठ असेल किंवा निफाड असेल, चांदूर असेल, आम्ही काम केलं सगळ्यांनी मिळून. आमची इच्छा आहे का इथं पण पारंपरिक ग्रामसभा प्रत्येक सह्याद्री नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात पारंपरिक ग्रामसभेत बोला. युवराज पण तेच बोलत होता तर ग्रामसभा चलाव तो आदिवासी बचेगा, पण ग्रामसभेवर कोणी बोलतच नाही. सबको कार्यकर्ता किसी को बनने का नहीं. ठीक है, और कोई हल है? कोई देगा हल? नहीं तो क्या किया जाए? अपने आदिवासियों के नियंत्रण में विधानसभा आनी चाहिए, इसके लिए कोई हल है क्या? कोई प्लान है? कैसे कैसे किया जाए? अजी कोई प्लानिंग कोई बताए ना? हाँ बोलिए सर, जम के बोलो, आवाज जम के होना चाहिए. बोला मराठी मध्ये बोला. आमदार नाही होऊ शकत, तर याच्यामध्ये ना काही असं ठरलं काही तर ज्या माणसाला तिकीट भेटल त्यालाच आमदार पण निवडून द्यायचं, बाकी त्याला सपोर्ट करायचं. हे ठरल्यामुळे खुशगर आमदार झाला. पण आता असं म्हणतोय आपल्याला पार्टीची गरज नाही, तिकीटाची गरज नाही, इथं मराठा ओबीसी उभं राहू शकत नाही. तर आपल्या आदिवासी माणसांनी ना तिकीटच नाही मागायचं कोणाकडं. एकच माणूस या समाजाने अपक्ष आणि आमदार करायचं. ऐसा इनका भी आया. और कौन? हाँ बोलिए, मराठी मध्ये बोला. आपण जर एखाद्या घरात आपण बसतो जेव्हा आपल्याला ताजं अन्न गरम खायला पाहिजे, तर इथून सेंटर केलं जर तिथं जेवण जाते त्या जेवणाची अवस्था काय असं मी स्वतः बघितली. आणि काय शाळेच्या बाबतीत जर विषय गाव मला रडू आलं आणि त्या मुलांची अवस्था बघून ही तिथून मुलं काढून जिल्हा परिषद लागतो का तो आवाजची काय मुख्य ठेवायला बरोबर वाचलेला की आम्हाला खरंच आदिवासीने जे काही हक्क
काम झाले 12 वाजता मला फोन केला झालं का अहो म्हटलं आदिवासी किती येतो या शाळेसाठी ही शाळा नावाजलेली नसता तर तिकडे समोर बघितलं तर माझ्या मुलाच्या अंगावर मळ मारला ही आमच्या आदिवासी आम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा अधिकार नाही सांगा एवढा आपला आदेश समाज मागे तुम्ही सांगा काही विचाराचं धडे या विचारांना आदेश समाज घेतला पाहिजे तर कधी आपले ठीक जास्त लंबा नहीं बोल रहे शॉर्ट में जितना भी आदिवासी मंडल है संगठन छोटा छोटा है कोई बोलता है मैं आदिवासी मठ ठाकुर कोई बोलता है कोली समाज का एक मंडल है कोई बोलता है भील समाज का एक मंडल है ऐसा इगतपुरी में बहुत से मंडल है बहुत से छोटे छोटे जितने भी मंडल के जो अध्यक्ष है उन लोगों को अपन ने बोलना चाहिए जिसका जिसका जो ठाकुर समाज का है तो ठाकुर समाज ने बोलना मांगता है कोली समाज का है तो कोली समाज ने बोलना मांगता है और भील समाज का है तो भील समाज ने काश्तरी समाज है तो वो समाज ने बोलना मांगता है कि अपन जितने भी अध्यक्ष है एक जगह पे आके निर्णय लेना चाहिए कि अपना अपन ने किसको वोट देना है और कौन सा नेता चुनना है वो अध्यक्ष चुन लेंगे तो ये समाज सब एक खट्टा जमा हो जाएगा और उन लोगों ने सोचना चाहिए ये संगठन के अध्यक्ष क्या करते हैं ये तो बढ़ गए ले ये संगठन ऐसे बना दिए ले कि हर एक पक्ष का एक बना दिए ले उन समाज को एक करने का जरूरत है और वो आज से ही जितने भी अध्यक्ष अपने हैं जिस समाज के उन लोगों को बोलना है कि एक जगह पे जाओ और एक जगह पे जाके निर्णय ले लो तो अपना आमदार कौन बनेगा वो ठहराएंगे तो इसका मतलब ये समाज भी ठहराएगा। हेलो मैं आप बोलिए। अभी यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना कि सामाजिक मिशन होना चाहिए कुछ किया नहीं है फिर भी वो भी चुप है वो तो नए हैं जो कि सामाजिक आंदोलन से भी कुछ आ रहे हैं कुछ आपने प्राइवेट क्षेत्र से जितना भी आपने उन्होंने जितना भी काम किया है या पंचायत समिति हो जिला परिषद हो कुछ वो लड़े उसके एक्सपीरियंस से कुछ आ रहे हैं पुढं पाहिजे और मेरे इस क्षेत्र के लिए मेरे आदिवासी बांधवों के लिए मैं 24 जहाँ पे चाहे गाँव बस्ती हो या छोटा सा एक परिवार हो वहाँ भी मैं जाऊँगा ये लिख के दे दो तभी चुप हो जाओ नहीं तो बंद कर बोला ताई मैं 3 दिन की बात थी कोई औरत निकलती नहीं मगर मैं अब मेरे आदिवासी समाज के लिए लिखी हूँ मैं लिख के देती मैं जाती हूँ दे पाने मगर आदिवासी लोगों ने भी साथ देना चाहिए और उसके अमल बजाने करने चाहिए ये लोग तुम लिख के देंगे क्या नहीं मेरे हेलो एक मैं सुनो आप लोग सही बोल रहे हैं मैं इसलिए रोका बीच में क्योंकि ऐसा होता है दादा आया बोल के चले गया हमने सुन लिए ऐसा नहीं ये जो परिषद है ये समाज की है इसलिए मैंने पहले उठने के पहले मैंने बोलना शुरू करने के पहले सबको पूछा किसकी इच्छा बोलने अब मैं आगे का तो बोल लूंगा मैंने तो तुम्हारी इंटरनल किया पिक्चर का तो क्लाइमेक्स बाकी है इगतपुरी में इको टूरिज्म का
सबसे बड़ा प्लान बनाई है गवर्नमेंट ने। इगतपुरी में इको टूरिज्म का सबसे बड़ा प्लान बनाई है गवर्नमेंट ने, जिसमें आदिवासियों की करीब करीब 20,000 हेक्टेयर जमीन जाएंगी। अब कितनी बची? तो आदिवासी तहसील रहना क्या? कैसा रहना क्या? आरक्षण रहना क्या? यानी ये अगर आरक्षण तुमने नहीं बचाए, अगला इलेक्शन में विधानसभा तुम्हारी आरक्षित नहीं रहेगी। यानी पहले मूल निवासी, फिर आदिवासी, आता वनवासी, ऊंचा बेड़ीश्वरवासी, ये आखिरी लास्ट रिजर्वेशन है। ये 2,20,000 हेक्टेयर जमीन में से तुम्हारे पास 66,700 हेक्टेयर जमीन बची। कैसे बची? कहां गई जमीन? मैं पूछ रहा हूं ना, आदमी मर गया तो समझ में आता है, जमीन मरती गया तो जो जमीन आदिवासी की थी वो कन्वर्ट कैसे हो गई? गवर्नमेंट से पूछो। पूरे महाराष्ट्र की नजर इगतपुरी पर है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन इगतपुरी में है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन इगतपुरी में है। इगतपुरी से बहुत कुछ होता है। महाराष्ट्र की 18% इकोनॉमी इगतपुरी से चलती है। 18% इकोनॉमी महाराष्ट्र की इगतपुरी से चलती है। आप देखो, और इगतपुरी का आरक्षण किसके नाम से है? आदिवासी। और महाराष्ट्र में आदिवासी 2% भी हिस्सा नहीं बन पाया महाराष्ट्र की इकोनॉमी में। पत्रकार बंधु है, 18% इकोनॉमी इगतपुरी से चलती है। इगतपुरी आरक्षित है। आरक्षित आदिवासियों के लिए फिफ्थ शेड्यूल का एरिया है, और आदिवासियों का 2% का भी सवाल नहीं है, वो हिस्सा नहीं बन पाए महाराष्ट्र की इकोनॉमी में। उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? महाराष्ट्र का कोई भी मुख्यमंत्री पूछे, चलो डिबेट करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं आदिवासियों को। नए जनरेशन के लड़के हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, ये ऐसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं जिनका गरीबी से उठे हुए लड़के हैं, जो मेहनत करके आ रहे हैं। मैं वो लकी बेटा है, वो प्रवीण पार्टी बेटा है, नवनाथ बेटा है, ऐसे नए जनरेशन के लड़के हैं। मूवमेंट में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनका भविष्य क्या है? इनका गॉडफादर कौन है? ये लड़ाई कैसी है? ये किनके साथ लड़ाई है? उसको जीतने की तरफ पहले तो तय हो जाए कि लड़ाई किससे है। बीजेपी कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट से नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट से, ये उसके पीछे छुपी हुई ताकत से है। सच्चाई पर आपको बात करनी पड़ेगी, इससे भाग नहीं सकते। मैं एनालिसिस कर रहा हूं, अगर मेरा एनालिसिस झूठा होगा तो मेरे को जेल में डाल दो। यहाँ सभी प्रत्याशी लोग मेरे को दिखे, अच्छा लगा। कोई शिकवा नहीं लगा, सब लोग एक जैसे। और मिशन में अगर ऐसी कोई पॉलिसी रहती कि ये भाई का है, ये भतीजे का है, ऐसा मिशन की नजर में कोई कुछ नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ इनका, ये पूरी टीम का, कि इन्होंने इस परिषद का आयोजन किया। मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग तो यहाँ के नेटिव लोग हैं, इतने बार इलेक्शन हुए, ऐसी बैठक हुई क्या? ऐसे मंच पर सभी बच्चों को जो बेचारे इच्छुक है, करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ, मालूम है सबकी कंडीशन। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आज रोजगार के वादे, लेकिन उसके मन में भी इच्छा है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन अपने गॉडफादर कौन है? सिस्टम कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे बच्चों को कौन प्रमोट करेगा? वो आदि कैसे बनेगा? इस अधिकार परिषद के माध्यम से
और आने वाले समय में मिशन के लोगों की जवाबदारी है। अगर बिरसा ब्रिगेड को किसी ने संगठन बोला तो अभी चले जाओ, इसको छोड़ो और घर जाओ, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, अपना भविष्य बना लो। ये सामाजिक मिशन है और केवल संगठन के चंद लोगों का इसमें अधिकार नहीं है, समाज के आखिरी आदमी का भी अधिकार है इस संगठन का। ये मिशन है समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसका वैल्यू बहुत है। और समाज का हर आदमी किसी भी पार्टी के लिए उसमें एक रोल है, क्योंकि ये मामला कोई पार्टी को जिताने का या किसी को आमदार बनने का नहीं है, समाज को बचाने का है। आमदार बनने के भी बाद में उस प्रकल्प को बचा पाएंगे? वो गई हुई जमीन तुमको वापस मिलेगी? अरे यहाँ इलेक्शन का मसला ही नहीं है, यहाँ तो अपन खत्म हो रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में सबसे क्रिटिकल विधानसभा क्षेत्र है इगतपुरी। 18% इकोनॉमी चलती है, झूठ बोलते हैं सब, मैं प्रूव करके बता सकता हूँ कहां से कैसे इकोनॉमी चलती है। इतना बढ़ावा बड़े बड़े फिल्म स्टार चाहते हैं कि इगतपुरी की जमीन मेरे को मिले, बड़ा बड़ा उद्योगपति चाहता है कि इगतपुरी में जमीन मेरे को मिले। आदिवासियों की जमीन पे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पर। आदिवासी कमिश्नर चुप, आदिवासी अधिकारी चुप, आदिवासी मिनिस्टर चुप, आदिवासी नेता चुप, जिनसे उम्मीद करते हैं वो भी चुप। कैसा होगा? ऐसी विपरीत परिस्थिति में बिरसा ब्रिगेड ने अपनी भूमिका बताना चाहिए। अगर सही में आपके ब्रेन में ताकत है, आपके पास कोई प्लानिंग है, आपको ऐसा लगता है कि समाज बचना चाहिए, तो यहाँ बैठे हुए किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहला, सब बैठे हुए लोग तुम्हारे ही है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से आदमी के फेवर में ना डिसीजन लेते हुए समाज के फेवर में डिसीजन ले और समाज को बचाने की लाइन हम अगर खड़े कर पाए तो हम कुछ कर रहे हैं ऐसा सिद्ध कर पाए। आज की जो अधिकार परिषद है, मैं चाहता था कि इस पर कुछ अलग टाइप की बात हो। एक जगह हम लोग कम पड़ गए, इसको हम दूसरे तरीके से पूरा करेंगे। लेकिन समाज जोड़ो अभियान आपको पता है, आपकी पार्टी बोलना है तो पार्टी घर में रखो, समाज सामने होना चाहिए। मिशन पहले है आपके लिए, समाज पहले है। पहले समाज जोड़ो अभियान चलाओ। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो गांव में जाएंगे वहां ग्राम सभा का गठन हो जाना चाहिए। 65 ग्राम सभाएं हैं, 65 गुना 3 कितना होता है? 6 3 18 और 15 कितने हो गए? 195, यानी 200 ग्राम सभाएं नए निर्णय बन जानी चाहिए। उसके बाद जितने कैंडिडेट हैं इन सब लोगों को बैठा के, जिसको जो लगता है पार्टी ने तुम पार्टी के पास नहीं जाना चाहिए, पार्टी तुमसे आना चाहिए। अब तक के पार्टी ने कैंडिडेट दिया और समाज उसके पीछे गई। अब नहीं, अब समाज कैंडिडेट देगा, पार्टी उसके पीछे गई। ये लाइन बनानी पड़ेगी, नहीं तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। आज दरवाजे दरवाजे पे जा रहे हैं अपने लड़के, साहब मेरे को टिकट दो, मेरा बायोडाटा है। अरे साहब ओपन में टिकट दो ना, ये तो आरक्षित है, ये तो मेरा हक है। वहां पर भी आपको पार्टी के अध्यक्ष, यानी आपका जो आरक्षण है वो आपके पास नहीं रहा, वो किसके पास चले गया? पार्टी के पास ट्रांसफर हो गया। रिजर्वेशन इज ट्रांसफर टुवर्ड्स पार्टी, पार्टी कंट्रोलिंग द रिजर्वेशन। एक तरफ आप फोकस आदिवासी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं तुम्हारे रिजर्वेशन सीट पर बैठी हुई है, उस पर क्या बात करें? आप डिपेंड हो गए दूसरों। इस परिस्थिति को, इसका हल निकालने के लिए सूझबूझ से आपको बैठना पड़ेगा, आपकी नई जनरेशन को बैठना पड़ेगा। इलेक्शन आएंगे चले जाएंगे भाई, लेकिन ये जो जनरेशन है ये आपके हाथ से चले जाएगी, इसके बाद आपका समय नहीं मिलेगा।
18 साल के अंदर में इतनी सारी जमीन चले गई आपकी। सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो दादा, आप झूठ बोल रहे हो। कैसी गई जमीन? इतना स्पीड से जमीन खरीदी गई आदिवासियों की, छीनी गई। क्या मामला है? क्या क्या लफड़ा है इसके पीछे? क्या मिला आदिवासियों का? डेवलपमेंट हो जाना चाहिए था। उनकी जमीनें अगर उनसे खरीदी गई तो हर आदिवासी के पास में कम से कम 5 करोड़ का बैंक बैलेंस होना था। पूरे इगतपुरी तालुका में एक आदिवासी परिवार बताओ जिसके पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है। साथियों, मैं कुछ चीजें ओपन नहीं करना चाहता, बुरा नहीं मानना चाहता, हाथ जोड़ के विनती है, मैं कुछ चीजें ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन अब सामाजिक रूप से इसको एक लड़ाई की तरफ लेके जाने की कोशिश अपनी रहेगी। आप लोग गंभीरता से सोचो, इस सामाजिक मिशन को चलाने के लिए सोचो। ये जो परिषद आप लोगों ने आदिवासी हक, अरे तुम्हारे हक के क्या हालत है वो देख लोगे। मैं नहीं बोला, आप रिकॉर्ड निकालो, रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालो, तुम्हारी जमीन कितनी थी, कितनी है, क्या हालत है। अब अगले बार तुम्हारा रिजर्वेशन रहेगा क्या, प्रूफ करके बताओ। आप पढ़े लिखे हो, बोलो आप पढ़े लिखे हो, रिजर्वेशन देगा अगले बार। ऐसा हो गया तो रिजर्वेशन मिलेगा। अब तो गलत हो गई। अरे जहां पर 65%, 70% जमीन तुम्हारी इस क्षेत्र में थी, आज वो 22% में आ गई है। इसमें से क्या समझते हैं? और अब प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें 11% चले जाएगी, बची 10। क्षेत्र तो तुम्हारा रहेगा, जमीन तुम्हारी रहेगी क्या? नियंत्रण तुम्हारा रहेगा क्या? ग्राम सभाएं तुम्हारी रहेगी क्या? पैसा तुम्हारा रहेगा क्या? ग्राम सभा के अधिकार लागू करने के लिए जमीन पर चलते हैं, वो भूमि संबंधी अधिकार है। मैं पूरे मूवमेंट के लोग, अलग अलग संगठन के लोग, ये जो आज इतने सारे लड़कों ने इतना अच्छा नारायण गणपत भाव बाग, नारायण भाव कितले कतले, ये जितने लोग हैं इतने अच्छे, ये लड़के जो नए जनरेशन के हैं, ये पूरे लड़के, मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को कुछ लोग बोले भाव आज तय हो जाना चाहिए। क्या तय करोगे? कंडीशन तय करने की। या सवाल ये क्या क्या आदिवासी समाज में ताकत है अपना विधायक लाने की? बिगर पार्टी अपना निर्णय पहले लो, पार्टी झुक जाना चाहिए तुम्हारे समाज के सामने, इतनी बड़ी संख्या है हमारी। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कोई खुले शहर की, ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, 5th शेड्यूल का एरिया है। आदिवासी स्वायत्तता परिषद का यहाँ पर है, आदिवासी स्वायत्तता है यहाँ पर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी तुम्हारी है, फिर भी हम तय नहीं कर पा रहे, हमारा नियंत्रण नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है मेरे भाई। जो आदमी इसका हल निकाल के बताएगा वो आपका नेता हो सकता है। जो संगठन आपके लिए दावा कर रहे, बिरसा ब्रिगेड बहुत दावा, बड़ी बड़ी हाथराओं में आकर, अगर मैंने समाज के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल के पाया तो मेरा मतलब क्या है? रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मी या संघटनेच्या, मी या संघटनेच्या, मी त्या संघटनेच्या, मी सर्व इंटरनॅशनल संघटनेच्या तू अध्यक्ष बन। असं नाही काय होणार? काय भेटणार? आपल्या हाती काय येणार? समाज कसा वाचेल याबद्दल तुझ्याकडे प्लॅनिंग आहे का? मेरे को भी बोले भैया लोगों ने, भैया आओ अभी वो सब ठेकेदारी बंद हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, अबे जमीन छूट जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा आदमी के सामने एक ही काम बचा है बस, जिसको लेके इस देश में झाड़ू मारने का, संडास साफ करने के काम को गवर्नमेंट का हिस्सा बनाए। गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा है साहब संडास साफ करने का काम, लेकिन गड्ढे खोद के मजदूरी करने के काम को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा नहीं बनाया। और 80% आदिवासी समाज यही काम करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं साहब?
कि सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाला आदमी, सबसे ज्यादा खून पसीना उसके गड्ढा खोदने में जाता है। वो बच्चे को 6 महीने के बच्चे को पीठ पे बांध दिया आदिवासी भाई और गड्ढा खोद दिया। वो काम गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा नहीं बन पाया, संडास करने का, साफ करने का काम गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा बन पाया। ये कौन सा सिस्टम है? इसी क्षेत्र में आदिवासी की जमीन 10 लाख की, गैर आदिवासी 1 करोड़। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मालिक ने ऑर्डर निकालते मंत्रालय से कि नहीं नहीं आदिवासी की जमीन आता पूरी खरीदी करूं, अपन मार्केट रेट नहीं दूं क्योंकि उनको जरूरत है जमीन को लूटने। जब ये जमीन लूटी जाएंगी उसके बाद आदिवासी का आरक्षण बचेगा, उसका अस्तित्व बचेगा, उसकी जमीन बचेगी, उसकी संस्कृति बचेगी, उसकी पहचान बचेगी क्या? आपको जड़ से समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, ये समाज के बुद्धिजीवियों ने बताना चाहिए। ये नेता तो सभी है अपने पास, मेरी भी पहचान है सभी नेता से, बड़े नेताओं से पहचान, बीजेपी की भी बड़े नेता जानते हैं, कांग्रेस के नेता से पहचान है, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के सभी नेता से, सभी बड़े नेता से पहचान होने से एक आमदार बना लोगे क्या? उससे समस्या का हल हो जाएगा क्या? हम कब तक ये ऊपरी सोचेंगे, कब तक ये हमारी जड़ की तरफ क्यों नहीं जाएंगे जहां से हम खत्म हो रहे हैं? किसी दिन और इस पर बात करेंगे, बहुत समय है, 1 घंटा भी काफी होता है, लेकिन आप लोगों ने इस चर्चा को एक नए मोड़ की तरफ लेके गए, एक नया मोड़ दिए इस विचारों, इस समस्या को बहुत गंभीरता से देखने की कोशिश की। मेरे भाइयों, मेरा मेन उद्देश्य है कि हम कितने गंभीर हैं। निर्णय लेने के पहले आपका ब्रेन खुला होना चाहिए, उसको मालूमात होनी चाहिए कि हम कहां फंसे हैं, उसके बाद उसकी गंभीरता रहनी चाहिए और उसके बाद रास्ता निकलेगा। समाज पूरा आपके साथ है। क्या लेके जाओगे आप समाज में बात करने के लिए? कौन सा प्रोग्राम लेके जाओगे? क्या ले जाना चाहिए? इसको वोट दे, उसको वोट दे, ये पार्टी को दे, वो पार्टी को दो। हालांकि बिरसा ब्रिगेड इसके लिए नहीं बना है। योग्य कैंडिडेट है तुम्हारे पास, अच्छे बड़े लिखे लड़के बैठे हैं, क्या करोगे तुम? ये भी तो समाज के, इनका भविष्य कौन देखेगा? आपका कोई गॉडफादर नहीं है क्योंकि आपके पास सोशल सिस्टम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन नजदीक है, क्या इनके पास प्लानिंग है, ये आपके व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या आपके समाज के बारे में सोच रहे हैं या खुद की पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, ये भी तय करने की जरूरत है। आज के दिन मैं आपके बीच में आया साथियों, बुरा नहीं मानना, मैं निर्णय बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। मैं निर्णय ले सकता था, आपको इसका सोल्यूशन बता सकता था लेकिन नहीं बताऊंगा। इसका सोल्यूशन हमारे आम आदमी के बीच में से आना चाहिए। मैंने सबको मौका दिया, कोई आदमी को जिसके मन में जो बोलना, अभी भी जो फ्री है, अगर आपके पास कोई हल है तो आप बोल सकते हैं। बोल लो बात। आता एवढे किती बरेचसे म्हणजे तुमची भाषा ऐकलेले इकडं तिकडं, तर मी अशी 4 बायांना सांगते का आपली परंपरा सांगा, म्हाताऱ्या आहेत, आपल्या आया आहेत, वडील सासा आहेत, तर त्या काय बोलतात, तिला काय काम आहे, ती रिकामी आहे काय? आता आपले बचत गट चालू आहेत, तर आता आपण काय करायला पाहिजे, आपली KYC करायला पाहिजे, आपल्याला कुठला निधी आलाय, कुठून आलाय ही चौकशी करायला पाहिजे ना. नाही, आता लाडकी बहीण आली, रात्रंदिवस तिच्या मागे विडले, त्याचा किती वेळ गेला. जर आपला आदिवासी दिन आहे, आदिवासी दिनामध्ये तुम्ही येऊन बसू शकता, आपली माहिती घेऊ शकता, ते नाही करायचं. डीजे लावून नाचायचं मी आदिवासी असं नाही. असं काय म्हणतात, समाज अजून जागृत नाही. समाज जागृत झाला आहे, पण काही पुरुष मंडळी बायांना पुढे येऊन देत नाही. राजकारण बायांना पुढे येऊन देत नाही. गावातल्या गावात कुठेही जा, कुठल्याही गावात जा, ती कुळाची बाई आहे, ती पाटलाची नाही आहे, तिला मागं खेचा. ती ठाकराची आहे, तिला मागं घ्या. तिला काय बोलता येते, ती कातवड्याची आहे, तिला भुंडा पुसता येत नाही. अरे तुम्हाला जर भुंडे पुसता येतं तर तुम्ही पुढे या आणि सगळं आदिवासी समाज एक करा. सगळा जर आदिवासी समाज एक झाला
तर कुठलाही नेता काही करू शकत नाही. त्याला आपल्यापर्यंत येणे, आपल्या त्याच्यापर्यंत जाणं नाही. फक्त खुर्ची पाहिजे, खुर्ची नको, आपले अधिकार पाहिजे, आपली माहिती पाहिजे. खरा बोलली, एज के लिए ताली बजाओ. अब उसका माइंड, उसका एजुकेशन है, मजदूर किसान है, वो अपने खेत में काम करते, लेकिन उसका भी ब्रेन काम कर रहा है. तो पढ़ा लिखा आदमी का क्यों नहीं करना है? वो क्यों इतना सड़ा हुआ है? ठीक है, बस है. मेरे भाइयों, सब लोग 2 मिनट के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाओ. काशीनाथ, आप लोगों ने इतना प्रयत्न किया, इतना अच्छा अधिकार परिषद लिए. तुम्हारा जो जमीनी लाइन थी, सब लोगों को बताने की, सब लोगों को बुलाने की, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता है, मिशन के सभी कार्यकर्ता है. मैं इस तालुका के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखे, लेकिन पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जमीन किसी भगवान ने दिया या शहीदों ने दी है. तो हमारे ओरिजिनल भगवान, वो जो जमीन हमको दी है जिन्होंने, वो है, और उस जमीन को हम लोग नहीं बचा पाए. यानी हमारे भगवान के द्वारा दी गई, हमारी भगवान यानी हमारी माँ को हम लोगों ने नहीं बचा पाए. जो बची है उसको बचाने की रणनीति, जो बचे हुए लोग हैं उनको बचाने की लड़ाई. यानी ये हमारे समाज को, समाज के लिए आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है. इसको किसी भी हाल में जीतना है. इट इज लास्ट रिजर्वेशन. ये लास्ट रिजर्वेशन है, फर्स्ट रिजर्वेशन नहीं है. आदिवासियों के लिए इस क्षेत्र में अंतिम रिजर्वेशन है. और जो लोग चाहते थे कि ये क्षेत्र बदल जाए, ये क्षेत्र अनारक्षित हो जाए, वो सक्सेस हो गए हैं. आपसे छीन ली जाएगी आपका आरक्षण, जमीन सब लूट लिया. ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को सेंसिटिवली सोचना पड़ेगा, संवेदनशील होकर सोचना पड़ेगा. उन तमाम शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, जो लोग बेचारे आज भी दिन रात काम करते करते मर गए, जो लोग हमारे कार्यकर्ता थे जो गुजर गए, जो लोग हम नहीं चाहते हुए भी जिनको हम लोग पहचानते नहीं, अनगिनत लोग अलग अलग संगठन के माध्यम से काम किए, वो गुजर गए. उन तमाम शहीदों के लिए, उन तमाम महामानवों के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन धारण करके आदरांजलि देंगे. ये बेसिक पहले हम लोग करेंगे. 2 मिनट पीछे डाल के हम लोग आदरांजलि देंगे और ये प्रतिज्ञा करेंगे, आज के बाद कोई जातिवाद, व्यक्तिवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद नहीं, केवल समाज और समाजवाद के लिए सोचेंगे. और तो किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. ये वो संगठन का, ये संगठन का, ये जमात का, ये गंदी चीज और ये गांडूगिरी बंद करो. ये नपुंसकता है. ये बाबूराव शर्मा के ने नहीं सिखाया, राघोजी बाबरे ने नहीं सिखाई, ये टंटा भिल ने नहीं सिखाया हमको, राया ठाकर ने नहीं पढ़ाया, राजा कास्करी ने नहीं सिखाया. मेरे भाइयों, ये चीजों से हमको दूर रहना है. अगर सही में समाज को बचाना है तो 2 मिनट हम लोग मौन धारण करेंगे. ऐसे विनती करता हूं. धन्यवाद साथियों. मैं काशीनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ. यहाँ आखिरी में वो लकी यादव भी आए, उनका भी मैं स्वागत, सब लोगों का जितने प्रत्याशी, सब प्रत्याशी जो भी है भैया, सबका स्वागत है. मैं काशीनाथ को बधाई देता हूँ. अनिल को, अपने नवनाथ, इनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि आपने सबको एक जगह बुलाने की कोशिश की. साथियों, सामाजिक निर्णय सबको एक जगह लाके होता है.
आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अभी अपेक्षित भाषण और इनका प्रस्तावना जो यहाँ पे निर्णय लेना है बात करेंगे, उसके ऊपर आप लोग 5-10 मिनट के लिए 10-15 मिनट आप लोग अपनी जगह पे बैठेंगे, ऐसी विनती करता हूँ। मैं यहीं पे आप लोगों से नजर देता हूँ। काय बोलणार आभार व्यक्त करू आभार व्यक्त करू गलत बात हो गई होगी आणि आभार व्यक्त हाँ, पुलिस वाले साथी आइए, पुलिस वाले साथी यहाँ आए हैं, उनका कुछ सवाल है, मैं उनको सब लोग बैठ जाइए। पुलिस वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले हैं, थोडं साईडला करू यांना दिसलं पाहिजे.